जय हिंद टू ऑल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इस बार बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं उसका एक ये सैम्पल मैंने तैयार किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे टॉपिक्स हैं कि क्या क्या टॉपिक वो हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको अभी आपके पास जो 3-4 दिन का समय है इनके अंदर आप उनको जल्दी से कवर कर सकते हो। हालांकि ऐसे कैडेट, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो कैडेट पहले से पढ़ते आए हैं साल भर, जिन्होंने पढ़ाई की है, उन लोगों के लिए बड़ा आसान होगा पेपर। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके लिए हो सकता है टफ हो। तो इसलिए अभी जो भी आपके पास समय है उस समय को सही से यूटिलाइज़ करें और जो टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स की स्टडी करें, डिटेल स्टडी उन टॉपिक्स की करें। तो जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपके वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप उनको आसानी से ढूंढ सकते हो। चूँकि 4 ऑप्शन होंगी, 4 में से 3 ऑप्शन गलत होंगी, 1 ऑप्शन सही होगी, तो आप आसानी से उस सही ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वो पैटर्न है इस बार का जो होने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले की आपकी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं बी सर्टिफिकेट के अंदर। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसके अलग अलग सेक्शंस हैं, ऐसे जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं उसके अलग अलग सेक्शंस हैं। तो वहीं पर मैंने कॉमन सब्जेक्ट्स का जो ड्रिल वाला पार्ट है उसके लिए ये आपको सिलेबस दिखाया है कि ड्रिल के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। इसमें ध्यान रखिए कि जो रेड कलर से आपको दिखाया जा रहा है ये सब वो हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो ग्रीन कलर है वो आपको दिखा रहा है कि इससे क्वेश्चन आपके सी सर्टिफिकेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सी सर्टिफिकेट एग्जाम में राइफल ड्रिल भी इंक्लूड होती है। तो राइफल ड्रिल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सी सर्टिफिकेट में आएंगे और बी सर्टिफिकेट में आपके विदाउट राइफल ड्रिल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वो सिलेबस है, फिर कुछ जो मैंने सैम्पल क्वेश्चन बनाए हैं लास्ट ईयर के पेपर की मदद से उनको हम देख लेंगे। उसके अलावा आप उसके उन टॉपिक्स के आसपास जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ें और उसको डीपली नॉलेज गेन करें, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन बेसिक होंगे लेकिन वो आपके जो नॉलेज है, वो आपका जो ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज है, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तो पहले आपका जो सिलेबस है उसमें ड्रिल में प्रयोग होने वाले वर्ड्स ऑफ कमांड से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सावधान विश्राम में पोजीशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तेज चाल के कदम, जैसे बॉयज़ गर्ल्स के तेज चाल में कितने कदम होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धीरे चाल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दाएं बाएं मूड, पीछे मूड, खुली लाइन एंड निकट लाइन से संबंधित क्वेश्चन हमारे बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं उनके अंतर्गत जो सिलेबस आता है उसके अंतर्गत राइफल ड्रिल से क्वेश्चन भी होते हैं। तो जैसे आपके जनरल सलूट हो गया, नेशनल सलूट हो गया, जनरल नेशनल सलूट में क्या डिफरेंस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा राइफल ड्रिल में जैसे बाजू शस्त्र हो सकता है, बगल शस्त्र हो सकता है, सलामी शस्त्र हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निरीक्षण के लिए जांच, गार्ड ऑफ ऑनर आदि से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी सी सर्टिफिकेट वाले हैं वो इनके ऊपर भी ध्यान दें और आप जो वीडियोस आपको मिल जाएं या आपके क्लास के अंतर्गत, आपको ड्रिल क्लासेस के अंतर्गत, ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको सिखाया गया होगा कि आपका बाजू शस्त्र क्या होता है, बगल शस्त्र क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो अब ये तो रहा हमारा सिलेबस जो ड्रिल पार्ट से आपका पूछा जाएगा। बाकी कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे क्वेश्चन थे। और ये मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, आपके इससे रिलेटेड कुछ भी आगे पीछे क्वेश्चन आएंगे, बट रहेंगे इसी सिलेबस को फोकस करते हुए। इसी में से कुछ आपका क्वेश्चन हो सकता है कदम के बारे में हो सकता है, या आपके दाहिने बाहिने मुड़ के बारे में हो सकता है, धीमी चाल से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है, जो मैंने भी आपको बताया है। तो देखते हैं पहले ड्रिल से कुछ सैम्पल क्वेश्चन। जैसे जस्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, सामने सलाम में दाहिनी मध्यमा उंगली की नोक छूती है। तो जब हम सलूट करते हैं तो हमारी जो मध्यमा उंगली उसकी नोक छूती है। तो ऑप्शन इस तरह से हो सकते हैं, जैसे दाहिनी आंख का दाहिने सिरा, दाहिनी भौं के बाहरी कोने, दाहिनी आंख का केंद्र, नाक के पुल का शीर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है, दाहिनी भौं के बाहरी कोने को हमारी जो मध्यमा उंगली है वो टच करती है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन हो सकता है, विश्राम स्थिति में शरीर का वजन होना चाहिए। तो दाहिने पैर पर, दोनों पैरों पर, बाएं पैर पर, थोड़ा पीछे की ओर। तो कोई भी इसके अंदर ऑप्शन हो सकती है इस टाइप के किसी क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होता है दोनों पैरों पर। तो डैट मीन्स ये हमारा विश्राम या सावधान स्थिति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हो, सावधान स्थिति से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बेसिक जो नॉलेज है सभी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका समय भी नहीं लगने वाला, कुछ यहाँ पर राइटिंग पे नंबर भी नहीं कटेंगे। सीधा आंसर आपको सेलेक्ट करना है, उसको बबल कर देना है, खत्म। वर्ड्स ऑफ कमांड हमेशा दिया जाता है, तो ये विश्राम स्थिति में हो सकता है, सावधान स्थिति में है, या जांच स्थिति में, या सामने से। तो हमेशा वर्ड्स ऑफ कमांड सावधान की स्थिति में ही दिया जाता है। एक क्वेश्चन ड्रिल का हो सकता है, ड्रिल का श्रेय सर्वप्रथम किस देश की सेना के मेजर जनरल को 1666 में दिया गया था। तो ये जर्मनी
में एक ने सबसे पहले शुरू किया था, तो वहीं के मेजर जनरल को दिया गया था। इसमें बाई चांस आपसे ईयर पूछ ले, क्वेश्चन में ये ना हो आपसे पूछ ले कि जर्मनी ने में सबसे पहले जो ड्रिल का श्रेय है वो किस ईयर में दिया गया, तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा, ऑप्शन दे देगा 1666, 1766, तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपका चेंज भी हो सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देते समय अधिकृत रैंक और फाइल होती हैं, तो कितने होनी चाहिए, तो वो 150 आंसर होता है। तो इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए कितना है, अगर हम प्रधानमंत्री को जो हमारा सलूट होता है जनरल सलूट, उसमें अंदर कितने रहते हैं, और इसके अलावा जो सेना के अदर रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए कितनी कितनी संख्या रहती है, तो वहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ें एग्जाम के लिए। ये आप अपनी बुक से देख सकते हो, बुक में भी अवेलेबल होगा, या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से भी सर्च कर सकते हो। नेशनल सलूट दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेशनल सलूट हमेशा किसको, राष्ट्रपति को दिया जाता है। बाकी जो हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सेना के अधिकारी हैं उनको नेशनल सलूट नहीं होता, उनके लिए हमारे हमेशा जनरल सलूट होता है। तो नेशनल सलूट हमेशा राष्ट्रपति को दिया जाएगा, यानी कि जो राष्ट्रपति पद पर है उन्हीं को ये दिया जाता है। विश्राम की अवस्था में दोनों एडीओ के बीच की दूरी इंच में होती है, तो ये 12 इंच होती है एडीओ के बीच की दूरी। ऐसी पंजों के बीच की दूरी पूछा जा सकते हैं, जैसे आपको पता होगा विश्राम स्थिति में 18 और 12 का रेशियो होता है, यानी कि आपका फ्रंट वाला पार्ट 18 इंच लगभग होना चाहिए और आपकी एडी का हिस्सा 12 इंच पे होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए, इनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे मेजर जनरल और उसके ऊपर के रैंक के गणमान्य व्यक्ति को कौन सी सलामी दी जाती है, जो मैंने अभी आपको बताई, नेशनल सलूट, जनरल सलूट, दाहिने सलूट, बाएं सलूट, कोई भी ऑप्शन हो सकती है। तो कोई भी अधिकारी है हमारा, अगर वो राष्ट्रपति नहीं है या राज्यपाल नहीं है, तो उनको हम जनरल सलूट ही देते हैं। प्रधानमंत्री को भी जनरल सलूट ही दिया जाता है। सिमिलरली सावधान स्थिति में जब दोनों पैरों की एडी आपस में मिली हो, तो एडीओ के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, तो हम जानते हैं 60 डिग्री का होता है। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्लो मार्च के दौरान प्रति मिनट कितने चाल चली जाती है, तो ये 70 है, या ऑप्शन जो भी आपको गिवन होगा तो आपको 70 इसका आंसर रखना होगा। तो इस प्रकार ये मैंने एक सैंपल रखा है 10 क्वेश्चन का, जो आपके 10 नंबर के बी सर्टिफिकेट में क्वेश्चन आने भी हैं इस ड्रिल वाले पार्ट से। लेकिन क्वेश्चन को आपको ये नहीं करना कि हमें पढ़ना क्या, तो पढ़ना आपको वही थ्योरी या डिटेल स्टडी करनी है, वहीं से आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो ये पूरा जो सिलेबस अभी मैंने बताया, ये पूरा आपका ड्रिल से संबंधित है। आप अपनी बुक उठाएं, जो आपके पास बुक है उसमें देखें, सावधान पोजीशन एक बार देखें, विश्राम पोजीशन देखें, ऐसे दाएं बाएं मुड़ देखें, वर्ड्स ऑफ कमांड के बारे में देख लें, तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस रहेगा कि आपके क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वहां पर मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा और आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो चलिए अब सेकंड हिस्से पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जिसको प्रशिक्षण बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं जिनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जैसे जो हमारे एनसीसी के अंदर राइफल का प्रयोग होता है और उनके एम्यूनिशन जो हम प्रयोग करते हैं, बुलेट्स प्रयोग करते हैं, उनकी विशेषताएं, उनका जैसे वजन हो सकता है, लंबाई हो सकती है, उनका बोर हो सकता है, इंटरनल डायमीटर हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे .22 राइफल के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, इसकी .22 राइफल की लेंथ कितनी होती है, वेट कितना होता है, किस देश की बनी हुई है ये, या इसके अंदर कौन कौन सी धातु लगी होती है, कितना मेटेलिक पार्ट होता है, कितना वुडन पार्ट होता है, इसके अंदर जो मैगजीन होती है उसके अंदर कैपेसिटी कितनी होती है, प्रति मिनट कितनी ये आपकी बुलेट्स फायर कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके .22 राइफल से बन सकते हैं। SLR राइफल से बन सकते हैं, SLR राइफल के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी मैगजीन का कैपेसिटी पूछी जा सकती है, इसके कुछ टेक्निकल पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार इंसास राइफल की असेंबलिंग, क्लीनिंग या साइड क्लीनिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फायरिंग पोजीशन होल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की हो सकती है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एमिंग से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, आपका ट्रिगर कंट्रोल से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा हथगोले जो हमारे होते हैं, ग्रेनेड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। और फायरिंग रेंज कैसे तैयार की जाती है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर पॉइंट्स बने होते हैं, उसके संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। या फिर टारगेट, जो हम टारगेट बनाते हैं फायरिंग रेंज के अंतर्गत, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारे शस्त्र प्रशिक्षण के हैं, यानी वेपन ट्रेनिंग, जो आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड या दाएं बाएं क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको मेनली सिलेबस के ऊपर फोकस रखना है क्वेश्चंस, क्योंकि अभी चूंकि पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहा है, इससे पहले भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे लेकिन वो लिमिटेड होते थे इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं। लेकिन इस बार पहली बार सारा ही ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहा है, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, क्वांटिटी भी उनकी अधिक होगी, तो क्वेश्चन का लेवल जो आपका रहेगा वो आपको इसी सिलेबस से आप अचीव कर सकते हो, जो आपकी बुक्स के अंदर है। कंप्लीट स्टडी के द्वारा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, लेकिन पहले आपने थ्योरी को कंप्लीटली स्टडी करना है।
तो कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं इनसे संबंधित जो इस सिलेबस से टच करते हों और आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास किस देश की बनावट है, तो ये हमारे भारत के द्वारा बनाई गई है। ऐसी कोई दूसरे आपको SLR के बारे में पूछा जा सकता है, .22 के बारे में पूछा जा सकता है, .22 भी भारत की बनाई हुई राइफल है। AK-47 के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राइफल के बैरल में 6 ग्रूव होते हैं, तो ये SLR के अंतर्गत होते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फायरिंग के दौरान में एम्यूनिशन को बट से कितनी दूरी पर रखा जाता है, जो एम्यूनिशन होता है वो हमारा बट से कितनी दूरी पर होता है, तो ये हमारा आंसर इसका 100 गज इसका सही आंसर है। 100 गज की दूरी पर वह रखा जाता है। कितनी पोजीशन में फायर कर सकते हो, तो ये हमारा 4 पोजीशन होती है, 4 पोजीशन में फायर कर सकते हैं। कभी कभी इनके नाम भी पूछ सकता है, तो वो आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। किसी भी राइफल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जैसे इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम एक ऑप्शन हो गया, दूसरा इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, यही इसका आंसर सही है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। जो भी रेड कलर से हैं वो मैंने करेक्ट आंसर यहाँ पर बनाए हैं, तो रेड कलर को गलत ना समझे, क्योंकि रेड जनरली गलत दिखाया जाता है, बट रेड को मैंने स्पेशली बताया कि रेड इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको इनकी फुल फॉर्म को याद कर लेना है, सभी की फुल फॉर्म को, जो भी हमारी राइफल्स हैं या फिर जो भी हमारे लाइट मशीन गन है या फिर जो हमारे मीडियम मशीन गन है, उनसे संबंधित जो भी आपकी बुक में नेम है वो आप उनको फुल स्टडी कर लेंगे। SLR का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सेल्फ लोडिंग राइफल इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे ही एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य से पर निशाना पर चलाया गया और राउंड्स द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु कहलाता है। यानी कि जब फायरिंग करते हैं तो जो हमारा केंद्र बिंदु बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, MPI उसको बोलते हैं, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो ये ऑप्शन इसका हो सकता है, तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा लिम्बर अप का मतलब क्या होता है, कैलिबर का मतलब क्या होता है, पिस्टन का मतलब क्या होता है, ये भी आप देख के रखें, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपका लिम्बर अप से पूछ लिया जाए। SLR राइफल की लंबाई कितनी होती है, तो ये 45 इंच की लंबाई होती है, तो आप इसको भी देख लेंगे। जैसे मैंने बताया कि विशेषता के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। LMG की मैगजीन क्षमता कितनी होती है राउंड्स के अंदर, तो ये 30 राउंड की इसकी क्षमता होती है। MMG की पूछी जा सकती है, तो आप उनको देख लेंगे एक बार क्या क्या इनकी होती है। SLR राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, तो ये 300 गज इसकी कारगर रेंज होती है। तो इसके अलावा ऑप्शन इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं ऑप्शन, बट इसका करेक्ट आंसर इज 300 गज। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, उन पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप या जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं या जो कंप्लीट उनका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी और उनका कंप्लीट नेम पूछेगा, वो भी आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो उसी साइज का रहेगा। बस आपके पास यहाँ पर आंसर अवेलेबल होगा, आपको सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है। अब तक आप क्या करते थे, लिखते थे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भरते थे या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको आंसर आपके सामने रहेगा, लेकिन आपको सही आंसर उसको ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपका 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज कितनी है, तो इसकी कारगर रेंज 400 मीटर। गोली तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन कारगर रेंज का मतलब होता है कि जहाँ तक ये गोली चलाया जाए और ये पूरा अपना इफेक्ट दिखाए, इंसान को पूरा अच्छी तरह से आघात पहुंचाए या दुश्मन को आघात पहुंचा के उसको जख्मी कर दे या मार दे, तो ऐसी ये रेंज को इफेक्टिव रेंज बोला जाता है। ऐसे 0.22 इंच राइफल के बुलेट का वजन कितना होता है, अभी एम्यूनिशन से क्वेश्चन पूछ रहे, 40 ग्राम इसका वजन होता है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि 5.56 mm इंसास राइफल के बुलेट का वजन कितना होता है, तो ये चीज़ आपको अपने सिलेबस से एक बार देख लेनी है, स्टडीज की कर लेनी है। फायरिंग रेंज पर किस रंग का झंडा लगाया जाता है, तो ये लाल रंग का झंडा लगा होता है, ठीक है। इसी प्रकार दुरुस्त ट्रिगर दबाने के लिए कौन सी उंगली का इस्तेमाल किया जाता है, तो अंगूठे का, मिडिल फिंगर का, इंडेक्स फिंगर का। यानी जब आप फायरिंग करते हो तो हमेशा किस फिंगर से फायरिंग होती है, डेट इज इंडेक्स फिंगर से आपकी फायरिंग की जाती है। SLR की मजल वेलोसिटी से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप मजल वेलोसिटी सभी की देख लेंगे, चाहे वो SLR हो, चाहे आपका 0.22 हो या फिर हमारी अदर कोई भी जो भी राइफल, जो भी एम्यूनिशन हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम वेपन यूज़ कर रहे हैं, उसकी मजल वेलोसिटी क्या है, सभी की आप एक बार स्टडी कर लेंगे। गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीसी में प्रयोग होने वाली 0.22 राइफल किस प्रकार का हथियार है, यानी कि इसका जो ऑपरेशन होता है किस आधार पे होता है, तो ये आपका स्पोर्टिंग राइफल की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा असल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल हो सकती है, तो ये स्पोर्टिंग राइफल के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसी ब्रेन गन के नाम से किस हथियार को जाना जाता है, तो ये 7.62 mm LMG लाइट मशीन गन को हम ब्रेन गन के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप फायरिंग के लिए कौन सा टारगेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग फायरिंग करते हैं, जब ग्रुपिंग की जाती है, तो उसके अंदर जो टारगेट होता है उसका साइज क्या होता है, तो साइज के लिए ऑप्शन है 1/1 mm, 1 फीट बाई 1 फीट। करेक्ट आंसर इज 1 फीट बाई 1 फीट, यानी 1 फीट लंबाई होगी, 1 फीट उसकी चौड़ाई रहती है, जिस पर हम लोग टारगेट सेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही 84 mm रॉकेट लॉन्चर का वजन और लंबाई कितनी हो सकती है, तो वजन इसका 16 kg होता है, लंबाई इसकी 1065 mm होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको कुछ मेमोरी बेस भी रखने होंगे और कुछ आपको उनको लॉजिक जो उनका है उस लॉजिक के आधार पर उनको याद भी रखना होगा।
कुछ फुल फॉर्म आ सकती हैं, हालांकि ये फुल फॉर्म आपके जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट में जो हमारा मैप रीडिंग वाला पार्ट है उसके अंदर भी आती है, बट ये वेपन ट्रेनिंग के अंदर भी पूछी जा सकती है। जैसे ग्रिड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक सही होगी बाकी गलत होंगी, तो आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ग्रुप रेंज इंडिकेशन ऑफ टारगेट टाइप ऑफ फायर, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म कहलाती है। बाकी कुछ अलग ऑप्शन हो सकते हैं, वो गलत होगी, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अगर अभी समय बचा तो मेरे पास फुल फॉर्म मैंने कुछ लिख रखे हैं, वो फुल फॉर्म भी मैं आपको दिखा दूंगा क्लास के बाद में। नेक्स्ट आपका ATGM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है इसकी फुल फॉर्म। इसके अलावा कुछ अलग गलत ऑप्शन आपको दी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि सही ऑप्शन इसकी क्या रहेगी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आसानी से आप उसको देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल हो। ऐसी ग्राड की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रुप रेंज एट डिस्क्रिप्शन। और ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका FCBC के अंदर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि FCBC भी आपका इसको कवर करता है। अगला क्वेश्चन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अधिकतम रेंज कितनी होती है, तो ये 2500 मीटर की अधिकतम रेंज होती है। ऐसी फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार होते हैं, जब फायरिंग की जाती है रियल फील्ड में, तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 तरह की फायरिंग कंट्रोल ऑर्डर हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं वो आप एक बार स्टडी कर लेंगे। एम्यूनिशन कितने प्रकार का हो सकता है, तो ये भी 4 प्रकार का होता है, इसकी स्टडी आप लोग कर लेंगे। इसके अलावा AK-47 में एक बार में कितनी गोलियां भरी जाती हैं, तो इसका आंसर है 30, बाकी इसमें 20, 47, कई बार हम सोचेंगे 47 आंसर करेक्ट है, तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर इज 30। अगला क्वेश्चन, MGL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा 3 ऑप्शन और देके आपको गलत दे देगा कोई ऑप्शन, तो आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने जो करेक्ट ऑप्शन है वही इसकी यहाँ पर रखी है। .22 राइफल किस फंक्शन पर कार्य करती है, यानी किस क्या एक्शन है जिसके आधार पर वर्क करती है, तो ये सिंगल बोल्ट मैकेनिज्म के आधार पर कार्य करती है। इसके अलावा डबल बोल्ट मैकेनिज्म, ट्रिगर मैकेनिज्म, कुछ भी हो सकता है, बट करेक्ट आंसर इज सिंगल बोल्ट मैकेनिज्म, क्योंकि .22 राइफल सबसे ज़्यादा NCC कैडेट्स के एग्जाम में, NCC कैडेट की प्रैक्टिस में, फायरिंग में सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो इससे क्वेश्चन तो लाजमी है जो आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, .22 राइफल की कारगर रेंज तथा अधिकतम रेंज कितनी होती है, तो कारगर रेंज होती है इसकी 25 यार्ड्स और अधिकतम रेंज होती है 1700 यार्ड्स। ये आप याद रखेंगे, यार्ड्स में मैंने बताया, हो सकता है मीटर में पूछ ले, तो आप इसको अकॉर्डिंगली मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी ऑप्शन गलत होंगी, करेक्ट आंसर इज 25 यार्ड इज कारगर एंड 1700 इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हथियार की क्षमता को इंगित करते हैं, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए वेपन किसके द्वारा इंगित की जाती है, किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो ये बैरल का भीतरी व्यास, जो इंटरनल डायमीटर होता है, बैरल का इंटरनल व्यास डायमीटर जो होता है, उसके आधार पर आप बैरल का कैपेसिटी को निर्धारित करते हैं। बैरल का वजन हो सकता है, बैरल की लंबाई हो सकती है, तो ये दीज ऑल आर रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज दिस। तो ये था हमारा हथियार प्रशिक्षण यानी वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैंने सिलेबस भी बता दिया, और कुछ जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। आप इसके सिलेबस को मेनली फोकस करें, बाकी क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो। अगला हमारा जो टॉपिक है NCC जनरल का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आने हैं B सर्टिफिकेट में, और 5 मार्क्स के आपके उसमें C सर्टिफिकेट में नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ ये B सर्टिफिकेट के अंतर्गत ही 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे बेसिक NCC से क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक NCC का मोटो क्या है, तो सब जानते हैं यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो आपको याद रखना है, बट एग्जाम में कई बार हम लोग हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कुछ गलत भी कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। NCC में कितने डायरेक्टरेट होते हैं, तो NCC में 17 डायरेक्टरेट है। 17 डायरेक्टरेट का मतलब होता है कि जो पूरा NCC का डिवीजन है वो कहाँ कितने स्टेट को कवर करता है, तो सभी स्टेट को कवर करता है, और स्टेट तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टरेट ऐसे हैं जो कई 2-3 स्टेट को एक साथ मर्ज करके एक डायरेक्टरेट को बना दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, तो उनका एक डायरेक्टरेट है। ऐसी जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं इधर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इन सभी का एक डायरेक्टरेट बना दिया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का एक डायरेक्टरेट बना दिया गया है। तो ऐसे मर्ज करके सभी को हम 17 डायरेक्टरेट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। NCC की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन मैंने जस्ट एक ईयर का डाल दिया है कि 1948 में NCC की स्थापना हुई थी। कई बार होता है कि आपने अगर कभी पढ़ाई की होगी तो 2 आंसर इसके देखने को मिलते हैं, एक इसको 15 अप्रैल देखने को मिलता है, 1 जुलाई देखने को मिलता है। तो जब भी कभी संसद में एक्ट कब पारित हुआ ये पूछा जाए, तो आपको अप्रैल वाला आंसर 15 अप्रैल 1948 करेक्ट आंसर देना है। और यदि पूछा जाए कि इस स्कूल कॉलेज के अंदर ये कब शुरू की गई थी, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो आंसर इसका फिर जुलाई हो जाएगा, क्योंकि पहले ये संसद में विधेयक पारित हुआ, इसका एक्ट पारित हुआ, उस एक्ट का नंबर पूछा जा सकता है, तो वो भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे।
एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इज फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर, ये नवंबर में मनाया जाता है और ये हमेशा लास्ट संडे ऑफ नवंबर को बनाया जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। डीजीएनसीसी की रैंक क्या होती है? तो डीजीएनसीसी के जो अधिकारी होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक सेना के अधिकारी होते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। एनसीसी फ्लैग के अंदर कितने गोल्डन लोटस होते हैं? तो अगर फ्लैग आप ध्यान से देखो तो फ्लैग से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एनसीसी के अंदर भी 17 लोटस होते हैं और ये 17 के 17 लोटस हमारे एनसीसी के जो डायरेक्टरेट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। या ये पूछ सकता है कि जो एनसीसी फ्लैग के अंदर 2 डॉट होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो जो डॉट होते हैं वो हमारे एनसीसी की 2 ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, एक हमारी एनसीसी ओटीए कामटी है और दूसरी एनसीसी ओटीए ग्वालियर है जो महिलाओं के लिए होती है। तो उनको जो 2 डॉट है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एनसीसी के फ्लैग के कलर के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन की रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट ब्लू नेवी ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है, डार्क ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको वो चीज़ें देख लेनी है। एनसीसी सॉन्ग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एनसीसी सॉन्ग में जैसे पूछ सकता है कि हम सब भारतीय हैं कितनी बार इसके अंतर्गत आता है। तो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जो आपने अभी तक किए हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ाई करना है, जो आपको याद भी रखने हैं। तो दिस इज द पार्ट। नेक्स्ट हम अगला जो पार्ट है, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो मैंने अगली कुछ वीडियो में मैं नेशनल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लूँगा जो बन सकते होंगे, जो मुझे लगेगा कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है। फिलहाल अभी इस वीडियो में मैं केवल आपको वो सिलेबस दिखा देता हूँ जिससे कि हमारे क्वेश्चन बनेंगे और जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके 20 सर्टिफिकेट वालों के एग्जाम में आने हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है? तो पहले आपको पढ़ना है राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। धर्म के बारे में जानकारी, जैसे हमारे यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे जो देश है उस देश के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों की समान इज्जत यहाँ पर की जाती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, जैसे हिंदू धर्म से रिलेटेड हो सकता है, सिख धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो सकता है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको इन सभी धर्म के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जान लेनी है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में हिंदू धर्म अनुयायी कितने प्रतिशत हैं, मुस्लिम धर्म अनुयायी कितने प्रतिशत है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आसानी से पता चल जाएंगे, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च आदि के बारे में पूछा जा सकता है, कोई फेमस मंदिर, कोई फेमस चर्च, कोई फेमस गुरुद्वारा, कोई फेमस मस्जिद, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोक नृत्य, जैसे आपके अलग अलग है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य अलग है, केरल का अलग है, चेरापूंजी आपका यूपी का अलग है, तो सभी के अलग अलग लोक नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी द्वारा जो हमारे आंदोलन चलाए गए थे उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ना। राज्यों के मुख्य भोजन के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। पौराणिक पुस्तकें जैसे महाभारत है, गीता है, बाइबिल है, उनके बारे में कोई क्वेश्चन हो सकता है। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। भारत की मुख्य नदियाँ जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गोदावरी हो गई, पूछ सकता है कि तुमसे सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, सबसे ज़्यादा बहाव किसका है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो सकता है। बांध के बारे में कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये जनरल नॉलेज भी आप लोगों की है कि जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसको भी ये इन्हांस करती है। और अगर आपने लगातार आप टच में हो इस पढ़ाई के तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि बहुत डीप लेवल के कोई नहीं आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्ट एक जो आपकी बेसिक नॉलेज है इनसे संबंधित क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। अगला, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत से संबंधित क्वेश्चन होता है। राष्ट्रीय गान आप सभी लोग याद रखें, उसमें हो सकता है ये पूछ ले कि आपके किस किस स्टेट का नाम लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा क्या इसमें किस स्टेट का नाम नहीं लिया गया। तो ऐसे आपको अच्छी चीज़ें ये याद होनी चाहिए। जनगण मन का कंप्लीट कितनी बार वो आता है, कितना उसका समय है, ये सारी क्वेश्चन हमें पता होनी चाहिए। किन्होंने लिखा है इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे राष्ट्रीय गीत के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता के नारे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उन्होंने नारे दिए हैं, तो वह नारा किससे संबंधित था, स्पेशली महात्मा गांधी जी से संबंधित कोई नारा है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कोई नारा, वो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। भारत में मनाए जाने वाले मुख्य त्यौहार आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साउथ इंडिया के मुख्य त्यौहार के बारे में पूछ सकता है, नॉर्थ इंडिया के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा नेशनल फेस्टिवल लाइक गणतंत्र दिवस हो गया, आपका 2 अक्टूबर हो गई, गांधी जयंती हो गई, या कोई भी आपका जो नेशनल फेस्टिवल के कैटेगरी में आता है उस क्वेश्चन के उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जो हमारे चिन्ह हैं, जैसे अशोक स्तंभ है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है अपनी बुक के द्वारा कि क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित हैं। तो इसी आपका जो पूरा पार्ट है, जो पूरे 20 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाने वो इसी चीज़ को कवर करते हुए पूछे जाने हैं। बहुत डीप नहीं होंगे, एकदम बेसिक नॉलेज होगी। जो आपने अपने क्लास के अंतर्गत पढ़ा होगा वही चीज़ आपके एग्जाम में आएंगी और ये आपकी जनरल नॉलेज को भी इन्हांस करेंगी।
तो इसके अलावा मैं जब समय मिलेगा अभी मुझे, तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखूंगा कि जो लास्ट ईयर पूछे गए होंगे उनके ऑब्जेक्टिव टाइप बना के आपको एक बार फिर से मैं एक वीडियो बना के उसको डाल दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए कि आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं। इस समय के अंतर्गत आपको जो समय मिलेगा उसमें आप इनको एक बार डिटेल स्टडी कर लें, कि एक बार ये टॉपिक लें, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते चलें, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिससे बहुत ज़्यादा नंबर यानी 60 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अंतर्गत आने वाले हैं। इसके अलावा लीडरशिप से 14 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस बार एनसीसी ने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप क्वालिटी यानी व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व डेवलप हो, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। 10 कोर लाइफ स्किल के क्या क्या कोर स्किल है, तो 10 कोर स्किल होते हैं, उनको आप डिटेल स्टडी कर लेंगे, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता से संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है। अपनी मानसिकता कैसे बदलें, आप निगेटिव हो पॉजिटिव कैसे बदलें, किस तरह की स्ट्रेस हो सकती हैं, स्ट्रेस को कैसे हम लें, किस तरह की स्ट्रेस को हम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जब हमारे एग्जाम आते हैं तो हमें स्ट्रेस होती है, लेकिन वो स्ट्रेस हमारी एक पॉजिटिव स्ट्रेस होती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं गंभीर रूप से तो कभी कभी हमें निगेटिव स्ट्रेस भी होती है। तो उनमें क्या संबंध है, कैसे हम उससे पॉपअप कर सकते हैं, कैसे हम उससे कोपअप कर सकते हैं, कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा लीडरशिप में आपका नेतृत्व प्रशिक्षण, लीडरशिप क्वालिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है, उनके बारे में कोई थ्योरी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे मुख्य एलिमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट आज के समय में हर कोई इसी से जूझ रहा है कि सब बोलते हैं कि टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। इंटरव्यू स्किल्स, चूंकि सभी आप लोग अभी आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो वहाँ पर करिकुलम विटाए से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, टीम वर्क से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपका जो कम्युनिकेशन होता है, आपका किस तरह का कम्युनिकेशन है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दे देगा आपको कि बताओ ये किस तरह का कम्युनिकेशन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर से पूछने की पूरी संभावना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप पढ़ें, डिटेल स्टडी करें, जो आपके अपने आप को भी सेल्फ डेवलप करेगी, जिससे कि आप अपने किसी भी फील्ड में जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको काफ़ी एडवांटेज इसका ले सकते हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें आपका जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम में से क्वेश्चन हो सकता है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री जी इसके हेड होते हैं, कब किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या इसका रोल होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, एनसीसी की क्या भूमिका है इनके अंतर्गत, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फायर सर्विसेज से क्वेश्चन हो सकता है, फायर की कितनी पार्टियां बनती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। आग के कितने प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा ABCD टाइप ऑफ फायर होती है। आपके कैंपों में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके दिखाए होंगे, थ्योरी क्लासेस में आप लोगों को बताया गया होगा कि आग कितने प्रकार की होती है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कौन सी आग है और उसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकते हैं। फायर फाइटिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में ट्रैफिक कंट्रोल में एक एनसीसी कैडेट का क्या रोल हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है। आपदा प्रबंधन के दौरान जो हम रिलीफ कैंप लगाते हैं, रिलीफ कैंप का मतलब जहाँ पर कोई आपदा आ गई है तो उनको सुरक्षा पहुँचाने के लिए, उनको सपोर्ट पहुँचाने के लिए जो उस आपदा को जूझ रहे हैं उसके लिए एक रिलीफ कैंप बनता है। रिलीफ कैंप कैसे बनता है, क्या क्या उसके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए, वो चीज़ें आप एक बार स्टडी कर लेंगे तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन इसका अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिलीफ कैंप होता है उसके अंदर जो आपको दवाइयाँ हैं, जो फूड एलिमेंट्स हैं, उनको कैसे सप्लाई करना है, कैसे इकट्ठा करना है, उन सब जानकारी को अगर आप कवर अप करेंगे तो आपको आसानी से इसके अंदर आप पूरे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें टेक्निकल है, जैसे टाइप ऑफ फायर हो गया, उसके अंदर क्या क्या मेथड है, किस किस तरह से हम आपको रोक सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो और आसानी से 16 नंबर आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये 40 नंबर के टॉपिक हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, तो स्पेशली ध्यान रखना कि हम जो हमारी सरकार है वो सरकार जो ग्रामीण के अंदर डेवलपमेंट के काम कर रही है, अलग अलग योजना चला रही है, जैसे मनरेगा हो गया, SGY हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया, और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने जब अभी जो चलाया जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, या आपका स्किल हब आपका योजना हो गई, इन सभी के बारे में गवर्नमेंट की जो न्यू स्कीम्स हैं स्पेशली उनसे संबंधित
क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चला रही है वो हमें सबको पता होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष के वाले लोगों को पता होना चाहिए, तभी उसका एडवांटेज आप ले सकते हो। इसके अलावा परिवार नियोजन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नशीली दवाइयों की तस्करी, जो ड्रग्स एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। नागरिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। HIV एड्स आदि बीमारी की रोकथाम, प्रचार प्रसार, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सामाजिक बुराई जैसे आतंकवाद हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, कन्या भ्रूण हत्या हो सकती है, सूचना का अधिकार हो सकता है, इसके अलावा अधिनियम, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो सकता है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो सकता है, और पोस्को एक्ट 2012 से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो ये मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन टॉपिक को एक बार गूगल में डाल के पढ़ भी लेंगे तो भी आपको आसानी से, ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि समय, जिन्होंने पहले से पढ़ाई करके वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बट जिनके पास समय नहीं है, जिन्होंने अभी जस्ट पढ़ना शुरू किया है पिछले एक हफ्ते से, तो अगर इन टॉपिक को उठाएंगे और डेली 10-10, 15-15 टॉपिक को डेली आप स्टडी करके उनको मिनिमम नोट्स बना लोगे 4-4, 5-5 लाइन में, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपको 2-4 क्वेश्चन वहाँ पे इस एग्जाम के अंतर्गत मिल जाएंगे और आप आसानी से उनको टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हेल्थ एंड हाइजीन से होगा, जिसको हम स्वास्थ्य एंड सफाई बोलते हैं। 24 नंबर से इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, मानव शरीर की रचना और कार्य, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे अपनी हड्डी, अपनी बोन्स हैं, बोन के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, या हार्ट के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, लीवर के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, उनकी वर्किंग के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि किडनी का क्या फंक्शन होता है, लीवर का क्या फंक्शन होता है, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ऐसे ही हमारे बोन मैरो का क्या फंक्शन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य एंड सफाई के महत्व और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनसीसी में आपको हमेशा स्वास्थ्य, सफाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में लेक्चर चलते हैं, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसके रिलेटेड चीज़ें आपको कराई भी जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको जाननी है। शारीरिक और मानसिक जो आपके विकास है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। रोग जो होते हैं हमारे माइंड, कुछ लोग बोलते हैं मानसिक रूप से बीमार है, तो मानसिक रूप से जो डिसऑर्डर है वो क्या क्या हो सकते हैं। कुछ में बाई बर्थ होते हैं, जन्म से आ जाते हैं, कुछ में धीरे धीरे जिस माहौल में रहते हैं, या तो स्ट्रेस के कारण हो सकता है, या कोई उसका पर्सनल ऐसा कुछ हार्मोन्स है जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस वजह से हो सकते हैं। तो क्या क्या है वो, उनकी लिस्ट है, वो आप गूगल पे चेक कर लेंगे तो आपको आसानी से उसके आंसर मिल जाएंगे। WHO से संबंधित यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे कोरोना गया है तो WHO का क्या रोल था, उसका क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है। कोरोना वैक्सीन से संबंधित कोई क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है। प्राथमिक चिकित्सा, जैसे किसी को चोट लग जाए तो आपको कैंप के अंतर्गत बताया गया होगा कि चोट लग जाती है तो किस तरह से घाव को ट्रीटमेंट देना है, कैसे कंट्रोल करना है, या फ्रैक्चर अगर हो गया तो उससे कैसे आप देखेंगे, या योगा से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट योगा पोस्चर के बारे में पूछा जा सकता है, योग की कुछ हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपको एक बार देख लेने हैं जिससे कि आप आसानी से इनको अटेम्प्ट कर सको। अगला हमारा टॉपिक है एडवेंचर ट्रेनिंग, साहसिक प्रशिक्षण, जिससे 16 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपका पहला पैरासेलिंग से संबंधित एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिल्थरिंग से संबंधित पूछे जाएंगे, या रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग। ये 4 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। ये सभी एडवेंचर एक्टिविटी में आते हैं। कई बार ये भी पूछ लेगा कि निम्न में से एडवेंचर एक्टिविटी में कौन कौन से गेम आते हैं, तो वहाँ पे पैरासीलिंग ऑप्शन दे देगा, या नॉर्मल कोई गेम का नाम दे देगा, तो आपको ऑप्शन भी ऐसे भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। सिल्थरिंग क्यों सिखाई जाती है? सिल्थरिंग का मतलब होता है जैसे हमारा स्नेक मूवमेंट करता है, उस तरह से मूवमेंट किस तरह से की जाती है, क्या इसका रोल है, क्यों ये इसका आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण, 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों ने कैंप के अंदर या आपके कॉलेज के अंदर जो ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग एरिया है, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहाँ पर आपने देखा होगा आपके टोटल 10 अलग अलग आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं। उन 10 के नाम पूछे जा सकते हैं। बीच में किसी का नाम पूछ ले, संख्या ही पूछ सकता है आपसे कि कितनी तरह की ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग एनसीसी के अंतर्गत होती हैं। इसके अलावा किसी की डायमेंशन पूछ सकता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा आपके यहाँ पर हाई वॉल होगी जिसको आपको जंप करना होता है, तो उसकी लेंथ विड्थ डायमेंशन क्या है वो क्वेश्चन हो सकता है। जो हमारे डबल डिच होते हैं, जो 2 गड्ढे बने होते हैं, उनकी डायमेंशन पूछ सकता है। 2 गड्ढों के बीच में क्या दूरी है वो पूछ सकता है। इसके अलावा प्रथम और अंतिम ऑब्स्टेकल के नाम पूछा जा सकता है, स्पेशली क्योंकि फर्स्ट और लास्ट हमेशा उसी पैटर्न में बनी होती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके लाभ क्या है कैडेट्स के लाइफ में, वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी ऑब्स्टेकल बने होते हैं उनके बीच में कितना गैप होता है, सभी ऑब्स्टेकल के बीच में तो 30 फीट का गैप होता है। ये आप याद भी रख सकते हैं, मैंने लिखा भी है। सभी ऑब्स्टेकल को पूरा करने में कितना समय लगा वो आपको देखना है, और ऑब्स्टेकल के बीच की औसत दूरी
कितनी है, तो 30 फीट की औसत दूरी होती है हर ऑब्स्टेकल के बीच में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपके मेन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ इस टॉपिक को अपने गूगल में रखना है या अपनी बुक के अंतर्गत सर्च करना है और वहाँ पर इसको पढ़ाई कर लेनी है, और जम के आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। उसके बाद जो इस बार ऐड हुआ है नया टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, वो उससे 8 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आइडिया दे दूँ। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में, LOC LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, कहाँ तक फैली है, किस देश से किस देश के बीच में, ये क्वेश्चन हो सकता है। मैकमोन रेखा के बीच में हो सकता है ना, बंगाल की खाड़ी है उससे जो कनेक्टेड आपके स्टेट हैं, राज्य हैं, अरब सागर से कनेक्टेड जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। हिमालय के जो पास से कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। हिमालय के जो चोटी के अंदर जो हमारे रेंज बनी हुई है, जो हमारे पासिस हैं, उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पास सब लोग याद कर लें। तो इसके अलावा तटीय क्षेत्र में जो हमारे प्रदेश जुड़े हुए हैं उनकी जो कोस्टल लाइन है उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन कौन से प्रदेश की आती है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात की आती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं एग्जाम में, जो आपको एक बार स्टडी करने हैं, जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन भी हैं, जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी है, और आपके NCC के एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा कॉमन सब्जेक्ट से संबंधित। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता देता हूँ, जो कि हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट यानी आर्मी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आर्म फोर्सेस से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, सशस्त्र सेना से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें जैसे आर्मी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट, क्या क्या इसकी रैंक होती हैं, इसकी कमांड कहाँ पर है, नॉर्दर्न कमांड कहाँ है, साउदर्न कमांड कहाँ पर है, उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आर्मी के अंदर बैजेस और रैंक क्या क्या होती हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आर्म एंड सपोर्ट सर्विस इन आर्मी, आर्मी के अंदर कौन कौन सी इन्फेंट्री जो बटालियन है उसके अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं। इसके अलावा जो सपोर्ट सर्विसेज होती है वो क्या होती है, जो कम्युनिकेशन सर्विस होते हैं वो लोग क्या होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइटिंग आर्म में कौन कौन है वो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। इसके अलावा जो डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री हैं आर्मी के अंदर उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑफिसर से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। जनरली चांसेस है कि ऑफिसर से संबंधित ही क्वेश्चन आएगा मोड्स ऑफ एंट्री में, तो आप लोग इसी चीज़ पे फोकस करें। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो सीटें रिजर्व होती हैं, जैसे NDA में या फिर हमारे OTA में या फिर हमारे IMA में कितनी सीटें रिजर्व होती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये आप अच्छे से तैयारी कर लें, ये डेफिनेटली आना ही आना है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपके जो पुलिस सर्विसेज हैं इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इनकी क्राइटेरिया हो सकता है, इनकी एज बार हो सकता है, इनके रोल हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा मैप रीडिंग, जो आपने कई बार पढ़ा होगा अपने जो आपके कैंप होते हैं वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा कैंप के साथ साथ में आपकी क्लासेस भी चली होंगी, PI स्टाफ द्वारा चलाई गई होंगी, आपके NO सर के द्वारा चलाई गई होंगी। तो इसमें आपको मैप रीडिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे मैप्स क्या है, उसका रोल क्या है, क्यों पढ़ते हैं, कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं मैप के, क्योंकि मैप पे जैसे आपकी टेम्पल है या मस्जिद है या चर्च है या कोई पेड़ है या कोई हिल है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको वहाँ पे एक सिंबल दे देगा, पूछ लेगा कि बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन हो सकता है। स्केल ग्रिड क्या होता है, ये संबंध क्वेश्चन हो सकता है। टोपोग्राफिकल फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, यानी जो हमारा अर्थ है उसकी क्या क्या फॉर्म अवेलेबल होंगी अर्थ क्रस्ट की, तो वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्थ आपसे पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक वेरिएंस पूछा जा सकता है। ग्रिड कन्वर्जेंस पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ नॉर्थ पूछे आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ बेयरिंग पूछा जा सकता है। बैक बेयरिंग पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो हम कंपास यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और उसको जिसको हम प्रिस्मेटिक कंपास भी बोलते हैं, उसके टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ग्राउंड टू मैप कैसे जाते हैं, मैप टू ग्राउंड कैसे जाते हैं, 4 फिगर GR कैसे निकालते हैं, 6 फिगर GR कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गूगल एप्लीकेशंस जो हमारी हैं मैप के अंतर्गत, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने टॉपिक आपको बताई, इन टॉपिक को आप 1 बाय 1 अगर कवर करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये बात मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, क्लास अटेंड कर रखे हैं, सीरियसली सुन रखा है, तो आप बड़ी आसानी से इसको 3-4 दिन में भी रिवाइज कर सकते हो इन सभी सिलेबस को। उसके अलावा अगला हमारा टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट का आने वाला है, जिसके अंदर से 26 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस। जजिंग डिस्टेंस को कितने तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपना आइडिया लगाते हैं कि दुश्मन कितनी दूरी पर है, इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। हमारे जजिंग डिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर प्रभावित करते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा कि अगर सूर्य सामने से है तो हमारी जो अपीयरेंस होगी वो हम कैसे देखेंगे, सूर्य अगर हमारे पीछे है तो कैसी होगी, आसमान साफ है तो कैसी होगी, आसमान आपका
अच्छा नहीं है, यानी आपकी जो मौसम में बादल है या धूल है, मिट्टी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका अपीयरेंस कम हो जाएगा, आप जजिंग डिस्टेंस भी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। तो वो चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। टाइप्स ऑफ ग्राउंड कितने प्रकार के हो सकते हैं ये भी मैटर करता है। आपका प्लेन ग्राउंड है या उबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं चट्टान है, कहीं पानी है, तो भी हमारी जो जजिंग डिस्टेंस होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो उससे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स पढ़ लेने हैं आपको, इंडिकेशन ऑफ टारगेट्स पढ़ लेने हैं आपको, फील्ड सिग्नल, और फील्ड सिग्नल क्या क्या होते हैं जब दुश्मन के एरिया में होते हैं, तो उस समय मुंह से बोला नहीं जाता, उस समय केवल फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं। तो उसके वो क्या क्या हो सकते हैं, किसका क्या मतलब होता है, वो कोई सिंबल देके, कोई फोटो देके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इस फील्ड सिग्नल का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सेक्शन कितने तरह की होती हैं, सेक्शन के फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं, किस सेक्शन का क्या रोल होता है, कौन कितनी इफेक्टिव है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फायर कंट्रोल ऑर्डर आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि फायर कंट्रोल ऑर्डर किस किस तरह का होता है, जैसे हमने पढ़ा होगा अचानक फायर और इसके अलावा फुल फायर, तो ये किस किस कैटेगरी में होते हैं और इनको कब किया जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। छलावरण आपके एग्जाम में आ सकता है कि कैसे अपने आप को छुपाएं, सामने दुश्मन है, दुश्मन से किस किस तरह से तरीके होते हैं उसको छुपाने के, जिससे कि दुश्मन हमारी लोकेशन हमें ना पहचान पाए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट। ये हालांकि हम जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट था वहाँ पर भी हमने कुछ पढ़ा था, कुछ यहाँ पर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल थल सेना का जो हमारी इन्फेंट्री यूनिट है, यानी आर्मी में जो इन्फेंट्री वाले वेपन्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये थल सेना अस्त्र शस्त्र व उपकरण का परिचय 16 नंबर से इसके क्वेश्चन आने हैं, और इसमें भी आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्री बटालियन पढ़ना है, बटालियन सपोर्ट वेपन्स के बारे में पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन। तो जो भी हमने राइफल्स पढ़े हैं, जैसे हमने .22 तो इन्फेंट्री में यूज़ नहीं होता, इसके अलावा जो आजकल हमारी गन यूज हो रही हैं, चाहे वो इंसास राइफल हो या AK-47 हो, या फिर वेपन्स ग्रेनेड्स जो यूज हो रहे हैं, LMG यूज हो रही है, MMG यूज हो रही है, जो हमारी इन्फेंट्री बटालियन यूज करती है, रॉकेट लॉन्चर RL जो यूज करते हैं, कार्बन मशीन गन जो हमारी होती है, उनके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है। इसको आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, जो हमारी सेक्शन बनती है, सेक्शन में जो भी सेक्शन फॉर्मेशन के अंदर 10 लोग होते हैं, सबके पास अलग अलग गन होती हैं, तो वो गन बेसिकली इन्फेंट्री के वेपन्स ही होते हैं। तो आप ये अगर देख लेंगे कि आपके जो रॉकेट लॉन्चर वाला होता है, या जो आपका कार्बन मशीन गन किसके पास होती है, या आपके पास राइफल कौन सी किसके पास होती है, इंसास किसके पास होती है, तो अगर आप वो देख लेंगे और उनको स्टडी कर लेंगे, तो वहाँ पे आप आसानी से सभी वेपन्स को तैयार कर सकते हो, और वो भी विद इन 2 to 3 आवर आप उनको देख सकते हो, उनकी फुल फॉर्म देख सकते हो, फुल फॉर्म क्या, उनकी कैपेसिटी देख सकते हो, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा। उसके बाद हमारा मिलिट्री इतिहास यानी सैन्य इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सैन्य इतिहास में आपको बायोग्राफी पढ़नी है, जैसे फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब के बारे में, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में, है ना, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह साहब के बारे में, वार हीरोज, इसके ऊपर मैंने लगभग वीडियोस कंप्लीट कर दी, केवल कारगिल वार वाली बची हुई है। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देख लोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वार हीरोज के वहीं पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। परमवीर चक्र से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सब लोग जानते हो मेजर सोमनाथ शर्मा साहब थे जिन्होंने प्रथम परमवीर चक्र अवार्डी कहलाते हैं। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया चाइना वार के अंतर्गत किस किस वीर शहीद को परमवीर चक्र से नवाजा गया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान के वार में कितनी बार परमवीर चक्र मिला है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। परमवीर चक्र से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, जैसे परमवीर चक्र की बनावट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले, वीर चक्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, शौर्य चक्र से आपका संबंधित क्वेश्चन पूछ ले, तो वो चीज़ें आप एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके अलावा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपका इंडो पाक वार 1965, 1971 और 1999 से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और इनमें ध्यान रखना स्पेशली जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो अलग अलग ऑपरेशन हुए हैं, जैसे पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसको क्या क्या नाम दिया, वो चीज़ आपको देखनी है। जो इनके अंदर लड़ाई हुई, टैंकों की लड़ाई कौन सी थी, है ना, बैटल ऑफ असल उत्तर क्या थी, ये सब आपको देख लेनी है, जिससे कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको कर सकते हो। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लाइन कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, वॉकी टाकी और लेटेस्ट ट्रेंड यूज इन कम्युनिकेशन, वो चीज़ें आपको पढ़ लेनी है जो आपके एग्जाम में आएंगी। ये 6 नंबर का आपका कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये मैंने सारा आपको NCC B सर्टिफिकेट से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सिलेबस डिस्कस किया है। हालांकि जब जितना मुझे समय मिलता रहेगा मैं एग्जाम से पहले आप लोगों के ये जो टॉपिक्स हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनने होंगे या आए होंगे उनको मैं एक बार वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल जो मैंने सिलेबस आपको ये बताया है, इस सिलेबस को आप देखें ध्यान से, और अकॉर्डिंगली जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को अपना पढ़ाई करें, जिससे कि
ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ और आप सभी लोग ए ग्रेड से पास हों। थैंक यू।